पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसमान में एक बार फिर से तबाही बरस रही है। कहने को तो 60 दिनों पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल गठबंधन के साथ सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन बीते कुछ घंटों में वो युद्ध अब एक ही झटके में महायुद्ध में तब्दील होता दिखता है। रविवार की काली रात ईरान से निकली दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के आसमान को लाल कर दिया। ईरान खुलकर लेबनान के साथ खड़ा हुआ है। उसका कहना है कि वो लेबनान पर इजरायली जुल्म का इंतकाम ले रहा था और तुरंत बाद इजराइल ने भी चंद घंटों में ईरान का सीना छल्ली कर दिया और महाशक्ति अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप साहब बस अपनी बेबसी को कोसते रह गए। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए और खाड़ी के खौफ को आप महसूस कीजिए। रात का खूब अंधेरा और अचानक आसमान को चीरते हुए शोले। ये ईरान की वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल को नेस्तनाबूद करने के इरादे से कल रात दागी गई थी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने रविवार रात अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का बटन क्या दबाया, पूरे खाड़ी इलाके की धरती मानो एक तरह से कांप उठी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स का दावा है कि ये मिसाइलें इजराइल के उन ठिकानों को बर्बाद करने के लिए दागी गई जहां से लेबनान पर जुल्म ढाए जा रहे थे। फार्स न्यूज़ ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान एप्स्टीन आइलैंड के भ्रष्ट लोगों से लड़ रहा है। ईरान के शहरों में IRGC और अपनी हुकूमत के समर्थन में भीड़ भी सड़कों पर उतर आई, झंडे लहराए जाने लगे और जैसे ही मिसाइलें आसमान से उठी लोग जश्न मनाने लगे। इस बीच ईरान वॉर जोन से एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने पलटकर बड़े हमले अब ईरान पर शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर है कि जिस वजह से ईरान के 2 बड़े एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयर स्पेस बंद किया गया है। ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट से भी अगले आदेश तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दोनों एयरपोर्ट के बीच 40 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान के दोस्त मुल्क यमन से अब आ रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में नाकेबंदी का ऐलान किया है। इजराइल के खिलाफ ये नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। ईरान समर्थित हूती समूह ने कहा है कि वो इजराइल से जुड़े समुद्री यातायात को अब निशाना बनाएगा। सुनिए जरा। ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस बमबारी में बड़े नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। इस वक्त ओमान से एक बड़ी खबर आई है। ओमान के तट पर एक समुद्री जहाज में आग लगी है। जिस जहाज में आग लगी वो मेरिविक्स नाम का एक तेल टैंकर है और उसमें सवार चालक दल के सभी सदस्य भारतीय बताए गए हैं। इंडियन शिपिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक सवार सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। जहाज में सवार लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया है। आग की वजह क्या रही ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया। मिसाइल से हमला हुआ या कोई और वजह, अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अच्छी खबर ये कि 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। ईरान और इजराइल के बीच फिर से बड़े हिंसक तनाव का सीधा असर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत पर भी पड़ा है। ताज़ा हमलों के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 3% से ज्यादा आज में महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $96.75 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जबकि अमेरिकी WTI तेल तो $93.89 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबरदस्त इजाफा हुआ है। इधर ईरान ने मौजूदा सीज फायर उल्लंघनों के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि इलाके में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी नीतियों से अलग नहीं देखा जा सकता। बघई के मुताबिक इजराइल की हालिया मिलिट्री एक्शन को वॉशिंगटन का समर्थन हासिल है और यही वजह है कि संघर्ष फिर से बढ़ गया है। पश्चिमी एशिया में तनाव वाले हालात के बीच इस वक्त एक और बहुत बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर उत्तर कोरिया से आ रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिनों के दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने खुद एयरपोर्ट पर चीन के प्रमुख जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया है। तस्वीरें उसी वक्त की आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 7 साल बाद जिनपिंग एक बार फिर से उत्तर कोरिया की राजधानी पहुंचे। इससे पहले जिनपिंग और किम जोंग की मुलाकात पिछले साल सितंबर में बीजिंग में हुई थी। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई भी चीनी नेता बिना किसी बड़े एजेंडे के प्योंगयांग का दौरा नहीं करता है। शी जिनपिंग का ये यात्रा पिछले महीने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई उनकी बैक टू बैक समिट के ठीक बाद हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये यात्रा है। बताया जा रहा है कि जिनपिंग इस यात्रा के जरिए कोरियाई प्रायद्वीप पर चीन के दबदबे का मैसेज वॉशिंगटन तक पहुंचाना चाहते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बीच पत्रकारों के तीखे और कड़े सवालों का सामना आपने देखा है, अपने अंदाज में करते रहे। कई बार आपने उनको देखा होगा कि वो जर्नलिस्ट को डांट देते हैं, अपमानित करते हैं, काफी एग्रेसिव अंदाज में रहते हैं। उनका एक और ताजा इंटरव्यू इन दिनों वायरल हो गया है। ईरान युद्ध, चुनाव में धोखाधड़ी जैसे गंभीर सवाल पर ट्रंप इतने गुस्से में इस इंटरव्यू में आ गए कि वो इंटरव्यू छोड़कर बीच में चले गए। ट्रंप ने न सिर्फ न्यूज चैनल को भ्रष्ट नेटवर्क बता दिया, बल्कि इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया। और इतने ही नहीं, जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने चैनल का माइक्रोफोन अपने कोट से निकाला और जमीन पर पटक कर अपने जूतों से उसे मसल दिया। देखिए किस तरह सवालों को बीच में छोड़कर ट्रंप ने गुस्सा किया और बदतमीजी का मुजाहिरा किया। दरअसल यह इंटरव्यू एनबीसी के शो मीट द प्रेस का एक हिस्सा था। इसमें होस्ट क्रिस्टिन विल्कर ट्रंप का इंटरव्यू ले रही थी। यह इंटरव्यू शुक्रवार को विस्कॉन्सिन के एक खेत में रिकॉर्ड किया गया था और रविवार को टेलीकास्ट किया गया। पूरे पीछे ट्रैक्टर घास के ढेर साफ दिखाई देते हैं। तेज बारिश और ऑडियो की समस्या के कारण बातचीत कई बार रोकनी पड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि छत पर गिरती बारिश की आवाज अपने इंटरव्यू के दौरान सुनी भी होगी। हालांकि रविवार को विल्कर ने दर्शकों को बताया कि उन्होंने ट्रंप से बात की और ट्रंप ने फिर से इंटरव्यू देने पर अब सहमति जता दी है। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, जिस पर बहुत ज्यादा चीजें वायरल हैं। OMG, ओह माय गॉड, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी इस खबर को सुनकर आप भी यही बोल पड़ेंगे। खबर ही कुछ ऐसी है। राम मंदिर, करोड़ों श्रद्धालु और करोड़ों के चढ़ावे में सेंधमारी के आरोप। 7 करोड़ से अधिक के चढ़ावे की चोरी पर सवाल उठे हैं। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुरन बखाना। यानी सच के समान दूसरा धर्म नहीं है। ऐसे में जब सवाल रामलला के चढ़ावे में चोरी पर उठने लगे, तब सच सामने आना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान नहीं, उनका नाम भारतीय राजनीति शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली शब्द है। एक ऐसा नाम जिसने सरकारें बनवाई, सरकारें गिराई, आंदोलन खड़े किए और करोड़ों लोगों की भावनाओं को एक सूत्र में बांधा। लेकिन आज उसी राम के धाम में चढ़ावे के पैसों में सेंधमारी के आरोप लग रहे हैं, वो भी 7 करोड़ की चोरी के आरोप लगाने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर क्या आरोप लगाए, उस अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब है और यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। अखिलेश का यह भी कहना है कि कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता और इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया, दावा किया कि इंटरनल ऑडिट चल रहा है। अब तक ऑडिट में इस तरह की कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय शब्द पर तवज्जो दीजिएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। चंपत राय के इस बयान पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। एक नया पोस्ट करके अखिलेश ने लिखा, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं लगता है। लगता है ये उनके लिए हर हफ्ते की साधारण सी बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये उसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चंदा चोरी के आरोपों पर अयोध्या में क्या है? इन दिनों राम मंदिर में रोज कितना चढ़ावा चढ़ता है? राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की क्या व्यवस्था है और क्या सच में करोड़ों के चढ़ावे पर किसी की नीयत डोली है? चंदा चोरी के आरोपों पर सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर मिली है? इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले इन आरोपों की टाइमिंग पर गौर कीजिए। राजनीति में अक्सर सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल पूछे जाने का समय। सोचिए, जिस राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि मानती है, जिस मंदिर को लेकर दशकों तक राजनीति हुई, उसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर समाजवादी पार्टी समेत अब विपक्ष सवाल उठा रहा है।
ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या सच में ये सिर्फ चंदा चोरी का मामला है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी का प्रस्तावना भी है। पिछले कई दिनों से मामला पूरे अयोध्या फैजाबाद में चर्चा का विषय है। तो चर्चा अगर हो रही है तो कहीं ना कुछ तो आग लगी होगी, तभी धुआं उठा होगा। और अगर हेरा फेरी नहीं हुई है तो जो अयोध्या के आधुनिक शंकराचार्य हैं चंपत राय जी, 4-5 दिनों से बातें चल रही हैं, उन्हें तत्काल आना चाहिए था या अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी कि हमारे मंदिर ट्रस्ट में कहीं कोई रुपए की हेरी फेरी या चोरी डकैती नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और कल जो बयान दिया वो भी देखा आपने, 40 सेकंड का बयान कैसे लग रहा था। आप आधे मन से जैसे कोई ऊपर से डांट पड़ी होगी, बोलो। राजा के नाक के नीचे डकैती हो गई है, पूरी लूट हो गई है, कैसे मुंह दिखाएं जनता को। सुरक्षा, सुनिए मेरी बात, सुरक्षा किसकी वहां? सुरक्षा अधिकारी किसका है? ट्रस्टी किसके हैं? ट्रस्ट किस दल से जुड़े हुए लोग हैं? जब सारा सब कुछ आपका है से लेके जेड तक, उसके बाद डकैती चोरी हो गई तो जिम्मेदार कौन है? अगर श्री राम मंदिर में रुपए चोरी नहीं हुए तो 4 हिरासत में क्यों लिए गए मंदिर से? सुनने मारा कई लोग जो रुपया गिनते थे वो निकाल दिए गए। यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? 4 लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया? क्या सीसीटीवी में गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले? कर्मचारी के खाते से 5 लाख रुपए कैसे मिले? अगर ट्रस्ट और बैंक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करें फिर। पवन पांडे सपा के नेता, स्थानीय नेता हैं, विधायक भी पूर्व में रह चुके हैं। उनकी बातों में अगर जरा सा भी दम है तो इस पर जांच तो होनी चाहिए। यूपी में विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता बहुत अच्छे से जानते हैं कि राम मंदिर का विरोध करने की राजनीतिक कीमत क्या होती है। इसीलिए अब सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की रणनीति बदल गई है। राम का विरोध नहीं, राम के नाम पर चल रही व्यवस्था पर सवाल उठाया जाए, मंदिर पर नहीं, मंदिर प्रबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 27 में आपको पुनः मुंह की खानी पड़ेगी। आप झूठ के नैरेटिव को कभी सफलता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी से आज कई बार सवाल हुए। एक सवाल के जवाब में तो पंकज चौधरी गुस्से से भड़क उठे। देखिए जरा। देखिए, वो सरकार का विषय नहीं है, वो वहाँ के ट्रस्ट का विषय है और जांच चल रही है। पहले रिपोर्ट आने से फिर उसको बोलूंगा। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने दावा, अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। तो सत्ता पक्ष कह रहा है ये सब राजनीति है, साजिश है, झूठ है। वहीं विपक्ष पूछ रहा है राम भक्तों के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी हुई है। यह किसी से छिपा नहीं है कि रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं का हर दिन तांता लगा रहता है, मेला लगा रहता है। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लंबी अपनी परिवार की सबसे कीमती चीजें उनको भेंट कर देता है, तो कोई अपनी श्रद्धा और समर्थ के मुताबिक दान करता रहता है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आम दिनों में 70 से 80 हजार श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते हैं। वहीं छुट्टी के दिन, वीकेंड पर या त्योहारों पर ये श्रद्धालुओं की तादाद बढ़कर 1 से 1.5 लाख तक रोजाना हो जाती है। रोज करीब 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का चढ़ावा राम मंदिर में चढ़ता है। राम मंदिर ट्रस्ट की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की कुल आय 327 करोड़ 7 लाख रुपए रही, जिसमें दान या चढ़ावे से 153 करोड़ रुपए आए। रही बात चंदा चोरी के आरोपों की, तो इस पर राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक होता है, कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है, सिरे से इसको खारिज किया जा रहा है। जब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती कैसे होती है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती एसबीआई बैंक कर्मचारी ट्रस्ट के लोगों की मौजूदगी में करते हैं। ये गिनती सीसीटीवी की निगरानी में होती है। दान की रकम को रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, फिर उसे राम मंदिर परिसर में ही बने लॉकर में रख दिया जाता है। अगले दिन रुपए बैंक में जमा करा दिए जाते हैं। ट्रस्ट का मेन अकाउंट अयोध्या धाम के भारतीय स्टेट बैंक में है। चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की
निगरानी में किया जाता है। इतनी निगरानी के बावजूद चोरी के आरोप लगना हैरान करने वाली बात है। राम मंदिर के ट्रस्टी समेत पूरा संत समाज तो इसे राजनीति से प्रेरित करार दे रहा है और आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दूं, और ट्रस्टों की तरह राम मंदिर ट्रस्ट भी आरटीआई के दायरे से बाहर है। राम मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, किसको उस चढ़ावे का क्या किया जाता है, इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में ही दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी सार्वजनिक की गई थी। ट्रस्ट की पिछली बैठक में ये जानकारी सामने आई थी कि राम मंदिर को कुल 4,575 करोड़ रुपए दान में मिले। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए बचे थे। राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो किसी राजनीतिक दल का चंदा नहीं है, वो किसी चुनावी फंड का पैसा नहीं है, वो करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का धन है। इसीलिए इस मामले में न राजनीति होनी चाहिए, न पर्दादारी रहनी चाहिए। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई 5,258 करोड़ रुपए की है। वही मंदिर की कुल संपत्ति 3,38,000 करोड़ रुपए है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सालाना कमाई 15 से 25 करोड़ रुपए की है। कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर की सालाना आमदनी 1,260 करोड़ रुपए है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सालाना कमाई 1,200 करोड़ रुपए और मंदिर की कुल संपत्ति 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। वहीं शिरडी के साईं मंदिर की सालाना आमदनी 600 करोड़ रुपए है। वहीं कुल संपत्ति 3,000 करोड़ रुपए की है।